हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था नेस्टेड ट्राई कैच। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं रीथ्रो। स्टूडेंट, रीथ्रो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सेप्शन आने पर उस टाइम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया जाता, वहां से उसको दोबारा से थ्रो कर दिया जाता है दूसरी कैच में हैंडल करने के लिए। जैसे आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। आपका एक ट्राई कैच ब्लॉक है 1, ट्राई कैच ब्लॉक 1 जहां पर एक्सेप्शन आई है जो आप हैंडल नहीं करना चाहते। ट्राई ब्लॉक 1 के अंदर आपने उसको वहां से दोबारा से थ्रो कर दिया। पहले जो आएगी वो इम्प्लिसिट होगी, अपने आप आई इम्प्लिसिट, लेकिन आपने उसको एक्सप्लिसिटली थ्रो कर दिया। अब वो थ्रो होके ट्राई ब्लॉक 2 में आएगी जहां पर आप उसको हैंडल करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है मोटे तौर पे कि ट्राई कैच ब्लॉक 1 में जो एक्सेप्शन आई है वो वहां पर हैंडल ना करके ट्राई ब्लॉक 2 में हैंडल करानी है। ये है रीथ्रो का मेन कॉन्सेप्ट। चलिए इसको एक प्रैक्टिकली अप्रोच में प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं। उससे पहले आपको इसकी कुछ थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझा देते हैं कि रीथ्रो कब करना है और किस तरह से इसके सिंटेक्स को लिखना। चलिए स्टूडेंट, डेफिनेशन जो है वो है रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व्स कैचिंग एन एक्सेप्शन विद इन ट्राई ब्लॉक एंड इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट लोकली throwing it again to be caught an other कैच ब्लॉक। यानी कि एक ट्राई कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी, उसको वहां से दोबारा से थ्रो कर देना है जिसको हम रीथ्रो कह रहे हैं, और वो दूसरी कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल की जाए, उसको हम रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ये आपका ट्राई ब्लॉक है, ये इसका हैंडलर है कैच, यहां पर हैंडलर क्लास लिखेंगे, ये कैच है। मान के चलिए ये ट्राई ब्लॉक 1 है जहां से आपने एक फंक्शन कॉल किया है। ये उस फंक्शन की डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में भी आपने एक ट्राई और कैच लगा रखा, ये इसकी हैंडलर। ये ट्राई ब्लॉक 2 है, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर से ये फंक्शन कॉल हुआ है। अब ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है तो यहां पर एक एक्सेप्शन आई है जिसको यहां से थ्रो किया गया। ठीक है, ये इम्प्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट, ये एक्सेप्शन इम्प्लिसिट हो सकती है, ये इम्प्लिसिट, ये अपने आप आएगी इस यहां पर ट्राई ब्लॉक 2 में जिसको यहां से थ्रो किया गया। ये इम्प्लिसिट थ्रो है, ये अपने आप हो रही है, ये कैच में आ गया। अब आप कैच में इसको हैंडल करने की बजाय आपने फिर थ्रो लिख दिया। समझ गए? कीवर्ड तो थ्रो लिखना है आपको, लेकिन बोलोगे कि मैं यहां पर रीथ्रो कर रहा हूं, ये एक्सप्लिसिट है। ये तो आप खुद लिख रहे हो ना थ्रो, ऊपर वाला इम्प्लिसिट है, नीचे वाला एक्सप्लिसिट है। जो एक्सप्लिसिट थ्रो है इसी को रीथ्रो कहते हैं। कीवर्ड रीथ्रो नहीं है, कहीं आप सोचो आपको कीवर्ड रीथ्रो लिखना है, नहीं, कीवर्ड तो आपको थ्रो ही लिखना है, लेकिन आप उसे बोल रहे हो रीथ्रो। अब ये थ्रो इस कैच में जाएगी, फिर यहां पर आप उसको हैंडल करो, यहां पर आप हैंडलिंग कोड लिखो। तो बाय डूइंग दिस वी कैन प्रिजर्व द टाइप एंड डिटेल ऑफ द एक्सेप्शन ensuring that it can be handled at the appropriate level within our program। तो यहां पर आपने जब थ्रो करा तो उसको आपने हैंडल नहीं करा, ठीक, तो यहां पर वो जो एक्सेप्शन आई है, ठीक है, वो अभी प्रिजर्व है, उसका टाइप, उसकी डिटेल अभी यहां नहीं पता चल पाई है, वो यहां से आपने रीथ्रो कर दिया, वो अब इस कैच में आकर पता चलेगी
कि वो किस टाइप की एक्सेप्शन आई थी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इनर ब्लॉक है, ये वाला, ये आपका इनर ब्लॉक है जहां पे एक्सेप्शन आई है, जिसको वहां से रीथ्रो किया गया है और वो आउटर ब्लॉक में आकर हैंडल हो रही है। क्लियर है? चलिए, अप्रोच क्या है इसका, कब करना है? दिस अप्रोच बिकम्स particularly valuable when managing exception at multi levels or when additional action need to be performed before resolving the exception. मल्टी लेवल्स पे जगह जगह एक्सेप्शंस आ रही हैं और वो सारी एक्सेप्शन एक जैसी हैं, तो उनको अलग अलग जगह हैंडल ना करके उन सभी को एक जगह हैंडल करना है। तो हम जगह जगह से रीथ्रो कर देंगे जिससे कि वो एक जगह आके हैंडल हम उसको कर सकें। जैसे मान के चलिए आप किसी फाइल हैंडलिंग का या किसी डाटाबेस से आप कनेक्ट है, फाइल के थ्रू, डाटाबेस के थ्रू कनेक्ट है। एक जगह रीडिंग हो रही है फाइल के अंदर या डाटाबेस के अंदर, एक जगह से राइटिंग हो रही है, मतलब डाटाबेस में लिखा जा रहा है कुछ, एक जगह रीड किया जा रहा है, एक जगह कुछ अपडेट हो रहा है, और फाइनली हम चाहते हैं कि कहीं भी एक्सेप्शन आए, कहीं भी तीनों में से, तो डाटाबेस मेरा क्लोज हो जाए, ठीक, या मेरी फाइल क्लोज हो जाए। तो इन तीनों में एक्सेप्शन आने के हमें पता नहीं कहां पर आएगी, एक साथ भी आ सकती है, अलग अलग भी आ सकती है। तो हम अलग अलग कोड नहीं लिखेंगे डाटाबेस को क्लोज करने का या फाइल को क्लोज करने का, हम उसका कोड एक जगह लिखेंगे, कहीं भी एक्सेप्शन आएगी वहां से उसको रीथ्रो करेंगे। तो मान के चलिए एग्जांपल, एक एक्सेप्शन यहां आएगी, एक यहां आ सकती है, एक यहां आ सकती है। तो देखिए आपने एक ट्राई और कैच यहां लगाया होगा, एक ट्राई कैच यहां लगाया होगा और एक ट्राई कैच यहां लगाया होगा। ये फाइल को रीड करने का काम कर रहा है, ये फाइल के अंदर राइट करने का, ये फाइल को अपडेट करना। यहाँ पर ये न्यू रिकॉर्ड राइट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन आई है, यहाँ एक्सेप्शन आई, यहाँ ये है हमारा आउटर ब्लॉक। यहाँ पर मैं फाइल को क्लोज करने का कोड लिखूंगा, मान के चलिए। तो एक्सेप्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी आए, फाइनली मैं चाहूंगा रीथ्रो के यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ पर मैं उसको क्लोज कर दूं। एक्सेप्शन आए तो मैं उसे क्लोज कर दूं। तो यहाँ पे इस वाले कैच में मैं इसको हैंडल नहीं करूंगा। हैंडल का मतलब मैं फाइल को क्लोज करने का कोड यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे केवल लिख दूंगा एरर वाइल रीडिंग, ठीक है, केवल यहाँ लिख दिया मैंने एरर वाइल रीडिंग और थ्रो कर दिया, वो यहां पर आके क्लोज हो जाएगी। ऐसे यहां लिख दिया मैंने इस वाले केस में एरर वाइल राइटिंग, ओके, और यहां पर थ्रो कर दिया, वो आके यहां पर क्लोज हो जाएगी। ऐसे यहां लिख दिया एरर, एक मैसेज यहां प्रिंट कर दिया एरर वाइल अपडेटिंग और थ्रो कर दिया। क्लियर है? तो ये देखिए, ये थ्रो करा, ये थ्रो करा और ये थ्रो करा और फाइनली क्लोज। ये कोड आप चाहो, ये वाला कोड, ये कोड अगर आप लिखते तो आपको यहां भी क्लोज का कोड लिखना पड़ता, आपको यहां भी क्लोज का कोड लिखना पड़ता और यहां भी आपको क्लोज का कोड लिखना पड़ता। तो हम चाहते हैं कि वो एक जगह आ जाए। तो जगह जगह आपके प्रोग्राम में मल्टी लेवल पर एक्सेप्शन आनी है और आप चाहते हैं वो एक्सेप्शन वहां हैंडल ना होकर, ठीक है, एक आउटर ट्राई के अंदर हैंडल हो, तो आप रीथ्रो का यूज करें। क्लियर है? एक आप नोट ध्यान रखिएगा, टू रीथ्रो एन एक्सेप्शन यू सिंपली यूज थ्रो कीवर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। अब आप यहां पर जो इम्प्लिसिट वाला है, यहां तो ये जो थ्रो है ये इम्प्लिसिट है, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा ना, जिस चीज की एक्सेप्शन आई होगी वो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे केवल आपको थ्रो लिखना है, इसके आगे आपको थ्रो नहीं लिखना। जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे आप थ्रो लिखते हैं, जैसे रन टाइम एरर आई है तो रन टाइम एरर आप लिखते हैं, आप लिखते हैं थ्रो,
फिर लिखते हैं रन टाइम एरर, लिखते हैं ना रन टाइम एरर, और इसके अंदर आप जो भी मैसेज आप देते हैं ये लिखा। तो ये थ्रो करते समय ये वो ऑब्जेक्ट है जो एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। आप बता रहे हैं कि थ्रो करें रन टाइम एरर, तो ये रन टाइम एरर जो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये इम्प्लिसिट है। लेकिन जब एक्सप्लिसिट आप थ्रो करते हैं तो आपको केवल थ्रो लिखना है, उसके आगे कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, केवल थ्रो लिखना है। ठीक है, चलिए इसको आप प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, जब आपको क्लियर होगा कि ये किस तरह से किया जाता। ठीक है, चलिए प्रोग्राम है स्टूडेंट, मैं जो डिजाइन करने जा रहा हूं आपको समझाने के लिए, प्रोग्राम इस तरह से है कि मुझे यूजर से एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू इनपुट लेनी है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक यूजर से इनपुट लेना, यानी आप कह सकते हैं न्यूमेरिक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, और फिर उस न्यूमेरिक स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है इंट में और फ्लोट में। इंट में कन्वर्ट करते समय एक्सेप्शन आ सकती है, फ्लोट में कन्वर्ट करते समय भी एक्सेप्शन आ सकती है। अब दोनों जगह एक जैसी ही एक्सेप्शन आएगी, इनवैलिड आर्गुमेंट, इनवैलिड आर्गुमेंट। तो मैं दोनों को अलग अलग हैंडल ना करके वहां से थ्रो करूंगा। जो इनवैलिड आर्गुमेंट है वो इम्प्लिसिट है, वो अपने आप आएगी, लेकिन वहां से जब मैं थ्रो करूंगा उसको दोबारा से थ्रो, तो वो रीथ्रो का काम करेगा, और वो रीथ्रो करके एक जगह आएगा जब मैं हैंडल करूंगा। यानी कि अगर इंटीजर को इंटीजर में कन्वर्ट करते समय या फ्लोट में कन्वर्ट करते समय अगर कोई इनवैलिड वैल्यू है जो कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो उसको उसी जगह हैंडल ना करके वहां से थ्रो करके एक जगह लाकर हैंडल किया जाए। क्लियर है? प्रोग्राम है कि इंटीजर और फ्लोट का सम करना है, लेकिन इंटीजर फ्लोट के सम होने से पहले वो कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो देखिए मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया सम, सम नाम का एक फंक्शन है जिसमें मुझे सम करना है एक इंटीजर वैल्यू का और एक फ्लोट वैल्यू का, और वो इंटीजर वैल्यू फ्लोट वैल्यू मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग ली है S1, ये देखिए जिसमें मैंने लिखा है 45। तो ये मेरे पास न्यूमेरिक स्ट्रिंग है इंटीजर टाइप। एक स्ट्रिंग 2 जिसमें लिया है मैंने 5.2 फ्लोट। दूसरी स्ट्रिंग जो है S2 वो मेरे पास डेसिमल वैल्यू। अब मुझे इन दोनों को पहले इंटीजर में और फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फिर इनका सम करना है। तो सम करने के लिए मैंने सम नाम का फंक्शन ये डिक्लेयर करा है जो रिटर्न करके देगा मुझे फ्लोट, क्योंकि इंटीजर प्लस फ्लोट करोगे तो फ्लोट में आंसर आपके पास आएगा सम। लीजिए, और ये आपके पास एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू रिसीव करेगा। तो देखिए सम के अंदर मैंने फिर एक फंक्शन कॉल करा, उसका नाम लिखा मैंने कन्वर्ट इंट, कन्वर्ट इंट, जो मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा, और उसमें पास कर दिया S1 कॉमा, फिर लिखा मैंने कन्वर्ट फ्लोट, ये मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शन है कन्वर्ट फ्लोट कन्वर्ट इंट, और उसमें पास कर दिया S2। इन दोनों, अब ये यहां पर फंक्शंस बना रहा हूं, एक की रिटर्न टाइप है इंटीजर, कन्वर्ट इंट जो एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेगा, ठीक है, और यहां से रिटर्न करेगा। दूसरा फंक्शन है फ्लोट रिटर्न करेगा, कन्वर्ट फ्लोट जो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेगा और उसे कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब ये दोनों फंक्शन है। अब बताइए कन्वर्जन करते समय एक्सेप्शन आ सकती है? आ सकती है। आपने क्या किया, यहां भी ट्राई लिखा, ठीक है, और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने सम को कॉल किया, ये देखिए, और यहां पर कन्वर्जन में, तो यहां पर आपके पास जो एक्सेप्शन आएगी वो होगी इनवैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, ये इनवैलिड आर्गुमेंट की, और जिसको आप यहां पर प्रिंट करा दें, सी आउट /n इनवैलिड
वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब ये इनवैलिड वैल्यू कब हो सकती है? जैसे 45 के आगे आपने लिख दिया ए, तो ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, अल्फा न्यूमेरिक जिसमें अल्फाबेट भी है। क्या ये इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये है इनवैलिड इनपुट है। ऐसे आपने यहां लिख दिया डब्ल्यू, ये नहीं हो सकता। 45 कन्वर्ट हो सकता है, 5.2 एफ कन्वर्ट हो सकता है, ये एफ फॉर फ्लॉट है। ठीक है, एफ फॉर फ्लॉट, तो ये कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये 45 या A5.2 ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इनवैलिड इनपुट किया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सम को कॉल करा और कन्वर्ट करने के लिए भेजा इंट, जो कन्वर्ट करके यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रख देगा और ये कन्वर्ट करके यहाँ पर फ्लॉट वैल्यू रख देगा। फिर ये इंटीजर और फ्लॉट इसमें सम होने आएंगे। चलिए सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। अब कन्वर्जन करते समय स्टूडेंट यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है। देखिए मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर z इक्वल टू स्ट्रिंग टू इंट। इसके लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी, स्ट्रिंग। ओके, क्लियर है? अब आपने यहां पर s1 पास करा। अगर ये s1 कन्वर्ट हो गया तो z में आपके पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी जो आपने यहां से रिटर्न कर। लेकिन अगर नहीं आई तो स्टूडेंट यहां पर एक इम्प्लिसिट एक्सेप्शन आएगी, एक इम्प्लिसिट एक्सेप्शन आएगी यहां पर। क्लियर है? इम्प्लिसिट एक्सेप्शन अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा तो एक्सेप्शन आ जाएगी इम्प्लिसिट, तो वो तो खुद ऑटोमेटिकली थ्रो हो रही है ना, वो तो खुद ऑटोमेटिक है। आपने कहा लिखा है यहाँ पर थ्रो? आपने तो थ्रो नहीं लिखा ना, लेकिन आपको बता रहा हूं कि यहां पर एक एक्सेप्शन आ सकती है। S1 जो मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी जेड में, तो यहां पर एक एक्सेप्शन आने की पूरी गुंजाइश है, तो वो इम्प्लिसिट एक्सेप्शन है जो यहां से थ्रो होके इस कैच में आएगी, इस वाली कैच। लेकिन आप उसको यहां पर हैंडल नहीं करना चाहते, या आपको यहां पर पता ही नहीं वो किस तरह की है। मान के चलिए आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि वो किस तरह की एक्सेप्शन है, तो 3 डॉट लगा दीजिए, मतलब अननोन एक्सेप्शन है, आपको पता ही नहीं, इसलिए आप यहां पर इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। ये अननोन एक्सेप्शन, 3 डॉट लगाने का मतलब है कि आपको नहीं पता वो किस तरह की एक्सेप्शन आ रही है, तो ये अननोन एक्सेप्शन है, आप इसको हैंडल यहां नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आपने यहां पे लिख दिया थ्रो। ये आप एक्सप्लिसिट लिख रहे हैं, ये आप एक्सप्लिसिट थ्रो कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट थ्रो है ये, यहां पर इम्प्लिसिट थ्रो है। यहां पर इम्प्लिसिट थ्रो है किसकी? इनवैलिड एक्सेप्शन। ये इम्प्लिसिट है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। थ्रो कहां लिखा आपने? नहीं लिखा ना, अपने आप थ्रो होगा अगर आएगी, और वो कैच में आएगी जो अननोन है। 3 डॉट का मतलब है आपको पता नहीं है किस तरह की एक्सेप्शन है, आपने उसको यहां से थ्रो करा। अब ये यहां से थ्रो हो गया स्टूडेंट, ये यहां पर आएगा और यहां से थ्रो फिर इस कैच में जाएगा, इनवैलिड आर्गुमेंट, इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा यहां से थ्रो क्या आ रही है? तो एक काम करते हैं, यहां पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि एक्सेप्शन इस वाले ब्लॉक से गई है। तो ये मेरा इंट वाला है ना, तो आपने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग इन कन्वर्ट इंट फंक्शन। ठीक है, आपने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग इन कन्वर्ट इंट फंक्शन, यानी कन्वर्ट इंट फंक्शन में कुछ गलत हुआ है। बस ये आपके सामने एक मैसेज प्रिंट हो जाए। क्लियर है? इसी तरह से आप फ्लॉट वाले में आ गए, यहां भी आपने लिखा ट्राई, और इस ब्लॉक में आप यहां पर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने फ्लॉट वैल्यू ले ली है जेड, और यहां लिखा है आपने स्ट्रिंग टू फ्लॉट, और ये आप कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लॉट वैल्यू। अगर आप फ्लॉट वैल्यू को कन्वर्ट कर पाए तो ये रिटर्न कर देगा यहां से फ्लॉट वैल्यू, जैसे यहां से। अगर कन्वर्ट नहीं कर पाए तो यहां से थ्रो करेगा इम्प्लिसिट एक्सेप्शन। ठीक है, यहां पर इम्प्लिसिटली अपने आप आएगी और वो इस कैच में आएगी जो अननोन है, तो आपने यहां भी 3 डॉट लगा दी जो अननोन है। ठीक, और यहां से आप थ्रो करा रहे हैं, ये लीजिए थ्रो। तो ये आप जो यहां से थ्रो कर रहे हैं, ये जो आप थ्रो कर रहे हैं,
ये एक्सप्लिसिट थ्रो है, ये एक्सप्लिसिट थ्रो है। और थ्रो करने से पहले आपने एक मीनिंगफुल मैसेज लिख लिया जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप किस ब्लॉक से आ रहे हैं। तो आपने यहां पे भी लिख दिया है समथिंग वेंट रॉन्ग इन कन्वर्ट प्लॉट फंक्शन डीसी। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि कहां पे गलती हुई है। ये सिर्फ एक मीनिंगफुल मैसेज आपको समझाने के लिए लिखा गया। तो देखिए स्टूडेंट, कन्वर्ट इंट में ये ट्राई कैच है जहां से मैं थ्रो कर रहा हूं, ये रीथ्रो है। स्टूडेंट इसे कहेंगे एक्सप्लिसिट रीथ्रो। ये भी आपकी एक्सप्लिसिट रीथ्रो है। ओके, चलिए ये इम्प्लिसिट थ्रो है ऊपर वाला। अब आपके पास यहां पे दोनों में एक्सेप्शन आने के जो चांसेस थे वो आपने ट्राई कैच में यहाँ पे हैंडल कर रखे हैं। अगर यहां से एक्सेप्शन आई तो इनवैलिड आर्गुमेंट में हैंडल हो जाएगी, यहां से एक्सेप्शन आई तो इनवैलिड वैल्यू। अच्छा, अगर सम हुआ तो आपने एक फ्लोट वैल्यू ले ली, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दोनों का सम हो गया। जो आपने यहां से रिटर्न कराया z, ये z रिटर्न यहां आएगा और यहां आपने इसको एक फ्लोट वेरिएबल में रिसीव कर लिया है z में, और ये आपने यहां पर प्रिंट करा। तो आपने लिखा सी आउट स्लैश n और यही लिखा सम इक्वल टू z। लीजिए बन गया आपका प्रोग्राम। तो स्टूडेंट ये है आपकी आउटर कैच जहां पर एक्सेप्शन हैंडल होगी, और ये है एक्सेप्शन आपकी कन्वर्ट इंट फंक्शन से आ सकती है और कन्वर्ट फ्लोट से आ सकती है, जो हैंडल यहां नहीं की जा रही, यहां से रीथ्रो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। 45 प्लस 5.2, तो आंसर विल बी 50.2 आना चाहिए। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। चलिए एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। अब की बार मैंने यहाँ पर A45 भेजा है, तो स्टूडेंट क्या A45 कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। चलिए देखते हैं क्या कहेगा। तो देखिए लिखा है समथिंग वेंट रॉन्ग इन कन्वर्ट इंट फंक्शन और इनवैलिड वैल्यू। अभी इनवैलिड वैल्यू कहां से आया? ये आया आपके आउटर ब्लॉक से, यहां से देखिए इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको हटाइए, यहां लिख के देखिए ए प्लॉट वाले में आप लिख रहे हैं, और ये देखिए रन कोड। देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग इन कन्वर्ट फ्लोट फंक्शन इनवैलिड वैल्यू, ये मेंस है। क्लियर है? ये देखिए, कोई डाउट? तो स्टूडेंट इस तरह से आप रीथ्रो कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे इस प्रोग्राम का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है कि एक्सेप्शन किसी सेकंड ट्राई ब्लॉक में जनरेट हो रही है, जिसको हैंडल करना है फर्स्ट ट्राई ब्लॉक। मतलब जहां पर एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वहां पर हैंडल ना करके कहीं और हैंडल कराना है, तो आप रीथ्रो का यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो इस वीडियो में इतना, जिसमें हमने आपको रीथ्रो का एग्जाम्पल कवर करा। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।